नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल GSA एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके साथ जो है दस्तक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। इसके तहत जो हम डिस्कशन करते हैं वो साइंस के या जो पर्टिकुलर जैसे आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, संविधान हो गया, जो GS के सेक्शन हैं उनके हम 10 क्वेश्चनों को ब्रांचिंग मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि उनकी प्रायिकता है एग्ज़ाम में आने की, या जो है कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो नए वीडियो आते हैं और जो अपडेट आते हैं तुरंत आप तक पहुंच सकें। तो आइए जो है इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के साथ आज स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का जो दस्तक प्रोग्राम है उसका पार्ट 4। आप जानते हैं कि जीव विज्ञान का जो पार्ट 3 है, इसका पार्ट 3 हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं, और फिजिक्स का जो पार्ट 3 उसको भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए जो है समय को ना गंवाते हुए जो है क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है आपका कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी है आपका प्रोटियम, ऑप्शन सी है आपका रेडियम, ऑप्शन डी है आपका ट्राइटियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। आपके जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और आपके क्या होते हैं 1S3। 1H1 को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1H2 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। और आपका 1H3 जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। और जो ड्यूटेरियम है आपका 1H1, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसी ड्यूटेरियम से क्या बनता है, भारी जल बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, D2O। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि D2O का परमाणु भार कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्लियर। तो भारी जल का सूत्र भी क्या होता है, D2O। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक होता है वो आपका होता है 1S3। ध्यान रखिएगा, क्या होता है 1S3, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्राइट्रियम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रोटियम और ट्राइट्रियम, प्रोटियम 1S2 प्लस ट्राइट्रियम, ये दोनों जो है मिलकर नाभिकीय संलयन की घटना को घटित करते हैं। 1S2 और 1S3 जो मिलकर क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन की घटना को घटित करते हैं, जो कि आपके तारों या सूर्य में होती है। और मिलके क्या बनता है आपका 2He4, क्या बनता है आपका, हीलियम बनता है। क्लियर हो गया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्राइटियम। रेडियम क्या है, ये भी आपका क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है आपकी संभारिक में गुणधर्म होते हैं। ऑप्शन ए है आपका कि विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं, जैसे आपका यक्स है और क्या है, वाई है। समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन सी है आपका समान भार एवं परमाणु संख्या। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई तत्व भी नहीं है जो ऐसा तत्व है कि क्या हो जाएगा, उस तत्व का नाम है 1H1 यानी कि हाइड्रोजन, जिसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। डी ऑप्शन है आपका विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समभारिक। जैसे आया समभारिक तो उसमें भार समान होगा, लेकिन कौन सा भार समान होगा, परमाणु भार। समभारिक में आपका समान भार संख्या होंगी, लेकिन उसकी परमाणु संख्या जो होगी, परमाणु क्रमांक होगा, वो क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपका कैल्शियम हो गया 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। तो ये जो 40 है ये क्या कहलाएगा आपका, परमाणु भार। ये 40 आपका कहलाएगा परमाणु भार। और इसी परमाणु भार को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसी परमाणु भार को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। क्लियर। तो जिसमें जो है द्रव्यमान संख्या, जैसे आपका 40 कैल्शियम और आर्गन 40 क्या है, परमाणु भार है। अगर परमाणु भार समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समभारिक। उसे क्या बोलेंगे, समभारिक। और यदि जो है परमाणु क्रमांक बराबर है, जैसे आपका 1H1 और 1H2, ये जो 1 है इसे क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। यदि परमाणु क्रमांक बराबर हैं तो उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समस्थानिक। जैसे कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो 3 समस्थानिक हैं।
जिससे आपका ड्यूटीरियम, उसके बाद क्या हो गया, सॉरी, प्रोटियम, फिर क्या हो गया, ट्राइटीरियम। और जो आपकी प्रोटियम और ट्राइटियम है वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके नाभिकीय संलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक जिसका कितना है 20, आर्गन परमाणु क्रमांक कितना है 18, दोनों तत्वों को परमाणु संख्या 40 है। दोनों तत्वों की जो परमाणु संख्या है कितनी, 40 है। हम इसको लिख करके बता देते हैं। 20 कैल्शियम 40, फिर क्या है 18 आर्गन 40। हमने आपको बताया था कि जब परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होती है, एक ही होती है। जब आपकी परमाणु भार जो है बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो सेम वही कंडीशन है, सॉरी समभारी, समभारी। जब परमाणु भार क्या है आपका बराबर है। और समस्थानिक में क्या होगा कि जब परमाणु क्रमांक क्या है आपके बराबर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या है, बराबर है। इसके परमाणु क्रमांक क्या हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक व परमाणु भार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा कौन सा तत्व है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम आप नोट करते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत होती है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका मैरी क्यूरी, ऑप्शन ए है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है आपका पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी है आपका हेनरी बैकुरल, ऑप्शन डी है आपका जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की, आपको पता है जे थॉमसन। तो पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी जो है इन्होंने संयुक्त रूप से किसकी खोज की थी, रेडियम की, रेडियम की। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था कि रेडियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी ने। अगर आप संयुक्त रूप से बात करेंगे तो दोनों ने की, मैरी क्यूरी एवं उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। लेकिन जब आप रेडियो सक्रियता की परिघटना की बात करें, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो कौन हो जाएगा आपका, हेनरी बैकुरल। इन्होंने क्या क्या कहा कि कुछ तत्व क्या होते हैं, कुछ तत्व के नाभिक जो है स्वतः ही क्षरित होते रहते हैं। क्षरित होने का मतलब वो घट रही हैं, उनके नाभिक क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे घट रही हैं, उनका क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं ऐसे तत्व को। तो इसी के बारे में इन्फॉर्म किया गया। इन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्म किसने किया, हेनरी बैकुरल ने, कि कोई जो कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ तत्व होते हैं उनके जो परमाणु है या नाभिक है स्वतः ही क्षरित होते रहते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय तत्व। ये इनका कहना था। लेकिन जो मैरी क्यूरी थी उन्होंने आकर क्या कहा कि अगर कोई भी तत्व है तो कोई स्पेशल जो है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसे हम मानते हैं रेडियम, तो पार्टिकुलर रेडियम से ही अतिरिक्त किरणें नहीं निकलेंगी। ये क्या है कि उसके जो क्या है आपका क्या हो जाएगा, जो खनिज हैं उससे भी रेडियो सक्रिय जो तरंगे हैं वो निकलेंगी। केवल इसी तत्व से ही नहीं निकलेंगी, पूरे जो उसके क्या है आपके खनिज हो जाएंगे उससे निकलेंगे। जैसे आपका रेडियम का खनिज क्या हो जाएगा, पिच ब्लेंड, यूरेनियम का पिच ब्लेंड, तो पूरे पिच ब्लेंड से निकलेगी। और ये आपकी मैरी क्यूरी हैं जिनको 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपका पहला क्या है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और दूसरा क्या है, फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका शीशा, ऑप्शन बी है आपका इस्पात, ऑप्शन सी है आपका लोहा, ऑप्शन डी है आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में जो जो धातु पाई जाती है वो क्या है, एल्युमिनियम। अगर आप बात करें, हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था, अगर आप बात करेंगे कि पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या है, ऑक्सीजन। अगर आप तत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो रेडियोधर्मी जो वस्तुएं हैं उनको किस में रखा जाता है, शीशा में। शीशा को किससे प्रदर्शित करते हैं, पीबी से। क्लियर है। ये क्या है, स्थायी तत्व है। आप देखे होंगे कि शीशा का क्षरण नहीं होता है, कि पार्टिकुलर आप कितना भी दिन रख दीजिए, ऐसा नहीं कि जो है
हम जो है चेहरा देख रहे हैं तो कुछ दिन बाद शीशा जो है घट के आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो क्या है, स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो उससे 3 तरंगें निकलती हैं, अदृश्य तरंगें निकलती हैं। एक क्या होती है एल्फा, दूसरी क्या होती है बीटा, और तीसरी क्या होती है गामा। तीसरी क्या होती है गामा होती है। एल्फा किरण की अगर आप बात करें तो ये क्या होती है, धन आवेशित होती है। ध्यान रखिएगा, एल्फा किरण जो होती है धन आवेशित होती है। बीटा किरण की अगर आप बात करेंगे तो क्या होंगी, ये ऋण आवेशित होती है। गामा किरण की बात करेंगे तो ये उदासीन होती है, ये कोई भी आवेशित नहीं होती है। जो गामा किरण होती है इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्लियर है। अगर हम एल्फा किरण की बात करें तो इसकी प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है, प्रतिच्छेदन क्षमता बहुत अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। सर्वाधिक प्रतिच्छेदन क्षमता कई बार पूछा जाता है किसकी होती है, तो क्या हो जाएगी, एल्फा की। आपको इस प्रकार से हम लिख के बता देते हैं, एल्फा बीटा गामा। सर्वाधिक प्रतिच्छेदन क्षमता किसकी होती है, प्रतिरोधन क्षमता, एल्फा की, उसके बाद बीटा की, फिर किसकी होगी, गामा की होगी। स्पीड की आप बात करेंगे सबसे सर्वाधिक किसकी होगी, गामा की, फिर किसकी होगी, बीटा की, फिर किसकी होगी, एल्फा की। अगर आप वेग की बात करें स्पीड की तो सर्वाधिक किसकी होगी, गामा की, फिर किसकी होगी, बीटा की, फिर किसकी होगी, एल्फा की। अगर हम बात करते हैं एल्फा की तो एल्फा किरण अगर निकलती है तो उससे किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें जैसे आपका 7N14 हो गया, इससे अगर एल्फा किरण निकलेगी, एल्फा किरण अगर निकलेगी तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, के साथ ही 5 हो जाएगा, और परमाणु भार में 4 की कमी के साथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा एल्फा किरण के निकलने पर। कितना क्लियर हो गया। और बीटा किरण अगर निकलेगी 7N14, बीटा किरण अगर निकलती है तो इससे क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार जो होता है सेम रहता है। ये कितना हो जाएगा, 8N14। तो रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा गामा उत्सर्जन में। बीटा उत्सर्जन में क्या होगा कि जो परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, और यदि एल्फा निकल रही है उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की वृद्धि और एटॉमिक मास में 4 की वृद्धि हो जाएगी। और इस एल्फा किरण को हम क्या बोलते हैं, हीलियम। और हीलियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, 2He4। और इसी 2He4 में क्या मिलकर बनता है, एल्फा। एक एल्फा अगर उत्सर्जित हो रहा है तो हमारा कहने का मतलब है कि एक हीलियम नाभिक उससे निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हीलियम कण में होते हैं। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। ऑप्शन ए है आपका 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी है आपका 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है आपका 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है आपका 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। तो एल्फा कण हम किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे, एल्फा कण को एल्फा से प्रदर्शित ही करते हैं। एल्फा कण अगर निकलेगा तो किसी भी तत्व से 2 परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, इतना आपको पता है। और इसी परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। अब यहीं से आप देखिए कि जो एल्फा कण है उसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और अगर हम परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को अगर घटा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या। तो जो एल्फा कण है उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अगर आप बीटा कण की बात करेंगे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। गामा किरण की आप बात करेंगे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 0, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 0। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। ऑप्शन ए है आपका केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, ऑप्शन बी है आपका उदासीन कण, ऑप्शन सी है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन डी है आपका केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको बताया कि जो बीटा किरणें हैं उसके आवेश व द्रव्यमान का जो मान होता है किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए हम बीटा किरणों को अधिकतर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी कि जो बीटा किरणें का जो उत्सर्जन होगा, बीटा किरणों का जो उत्सर्जन होगा उसमें क्या समाहित होगा, आपका इलेक्ट्रॉन समाहित होगा। इलेक्ट्रॉन कण के उत्सर्जन से ही कौन सी किरणें बनेंगी, बीटा किरणें बनेंगी। तो रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है, ये है आपका केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गामा किरण किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है मेसान कण, ऑप्शन बी है आपका न्यूट्रिनो कण, ऑप्शन सी है आपका हिग्स बोसान, ऑप्शन डी है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पीसीएस तक में क्वेश्चन आ चुका है कि जो गामा किरण हमने क्या बताया था, गामा किरण को हम क्या बोल सकते हैं कि, तो गामा किरण किससे बनी होती है, ये आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमने आपको बताया कि जो गामा किरणें हैं इनका वेग क्या होगा, प्रकाश की वेग के बराबर होगा, प्रकाश की वेग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए है आपका सीसा, ऑप्शन बी है आपका पोटेशियम, ऑप्शन सी है आपका प्लूटोनियम, ऑप्शन डी है आपका मोलिब्डेनम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लूटोनियम। रेडियो सक्रिय तत्व क्या है इसमें से, प्लूटोनियम। तो मोस्टली इसमें हमने क्या कवर किया कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो इसको आप फिर से हम समझ लीजिए कि अल्फा किरण अगर आप निकलती है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। बीटा किरण जब निकलेगी तो इसके कारण उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गामा किरण जब निकलेगी तो इसमें उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो टोटल 10 ही क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर रेडियो एक्टिवता से क्वेश्चन उठाता है, इन सब से क्वेश्चन उठाएगा, तो हम ये पूरी दावा से कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर बनाएगा। तो आप सब लगातार जो है अध्ययनरत रहिए और प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप में बूस्टअप मिलता है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपका मोटिवेशन बनता है और ईजिली से क्या होता है कि हमारी तैयारी होती चली जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।